हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पोस्ट शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स। इस वीडियो में अगर आप सोच रहे हो कि इसमें टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ये है कि जब सोवियत यूनियन टूटा 1991 में, तो उसके बाद जो चेंजेस आए, राइट, जो चेंजेस इन कंट्रीज में आएंगे वो एक शॉक की तरह आएंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं वो शॉक क्या क्या है। एक यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन, ये जो मैडम बोल रही है, आई हर्ड समवन से द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन डज नॉट मीन द एंड ऑफ सोशलिज्म। इज दैट पॉसिबल? क्या लगता है दोस्तों? मैं दोस्तों आपसे क्या चाहता हूँ ना, एज गुड गुड स्टूडेंट, आप आंसर यस में दीजिए और तीन रीजन लिखो। आंसर नो में दो और तीन रीजन दो। ठीक है, ये मैं आपसे चाहता हूँ, ये आपका पता चलेगा कि आपका कंट्रोल कितना अच्छा है आपके ऊपर। राइट, चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। The collapse of communism was followed in most of these countries by a painful, word देख रहे हो, painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system। एक चीज तो अच्छी होती है एनसीईआरटी में कि वर्डिंग जो एग्जाम में लिखनी होती है ना, बिल्कुल यही है, अंग्रेजी बिल्कुल ऐसी। तो थोड़ा सा वर्ड देखते हैं। कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म तो खत्म हो गया दोस्तों, ये तो क्लियर है। ठीक है, सोशलिज्म खत्म हुआ यानी कम्युनिज्म खत्म हो गया। कम्युनिज्म क्या है, डिटेल्स क्या है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है और क्लियर होना चाहिए। कम्युनिज्म में स्टेटलेस, कास्टलेस, कंट्रीलेस, ये सब बातें हो रही होती हैं, और भी काफी सारी फिलोसफीज होती हैं कम्युनिज्म के अंदर, जिसमें से एक आती है टोटलिटेरियन। ठीक है, मतलब ऑथोरिटेरियन स्टेट। ठीक है, वोटिंग नहीं होगी, रूलर लिमिटेड होंगे, एक के बाद एक रूलर आते रहेंगे, वही चलाएंगे सारा सिस्टम। ठीक है, तो ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम खत्म हुआ और डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम आया। डेमोक्रेसी रहेगी, वोट का अधिकार, कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ेगी, पैसा, प्रॉफिट फोकस, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब फोकस रहेगा। पेनफुल भी लिखा है क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज आसान नहीं होती है। इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, इवन वो भी पेनफुल कही जाती है। तो आप यहाँ पे कितनी पेनफुल आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग, लोगों के लिए भी टफ था और पॉलिटिशियंस के लिए भी टफ था। राइट, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है इन्हें, देखते हैं। मतलब आप कहोगे कि कम्युनिस्ट ही रहे हैं ना कंट्रीज आजाद होके भी। राइट, लेकिन एक चीज समझिए दोस्तों कि कम्युनिज्म ही वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये कंट्रीज आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो इसे इन्हें मूव तो करना था। ठीक है, मूव तो करना था, चेंज। आपको पता है आप में कुछ कमी है, आपको चेंज करना है, लेकिन वो चेंज आसान नहीं होता। आपको एक्सरसाइज करनी है, आसान नहीं होता एक्सरसाइज करना डेली। उसके बाद क्या हुआ? द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ केम टू बी नोन एज अ शॉक थेरेपी। तो ये शॉक थेरेपी की तरह जाना जाता है, अपने नोट्स में लिख लो, सीधे क्वेश्चन आ सकता है। जो ये ट्रांजिशन होगा कहाँ पे होगा? रशिया, सेंट्रल एशिया के 5 रिपब्लिक्स में, ईस्ट यूरोप में। एक बार मैप पे नजर मारते हैं, मैं जल्दी से पढ़ूंगा इसे। तो ये सारे कंट्रीज जो है ना, इसी टाइम में आपको दिखेंगे, काफी सारे आजाद होंगे। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बल्गेरिया, मैकेडोनिया, अल्बेनिया, कोसोवो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोंटेग्रो, सर्बिया, ये कंट्री है ना, हर्जेगोविना। इसकी स्पेलिंग इतनी टफ है। उसके बाद ये रशिया तो आपको क्लियर होगा ही, है ना। ये रशिया यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। ये जो पानी दे रखा है ये क्या है? मेडिटेरियन। ये क्या है ऊपर? ये ब्लैक है, और बीच में भी काफी सारी चीज आती है। यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हो, अच्छे से नजर मार लेना। उसके बाद दोस्तों टर्की पहले ही था, अभी भी दिख ही रहा है। जॉर्जिया आया, अजरबैजान आया, अर्मेनिया भी छुपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, बढ़िया जगह है घूमने की। बाकू वगैरह कभी मौका मिले लाइफ में घूमना। तो उसके बाद सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस के स्टूडेंट हो। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है, 5 कंट्रीज हैं। इनकी आपको पांचों की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, अस्ताना वगैरह और ताशकंद वगैरह, है ना। ताशकंद एग्रीमेंट भी हुआ था, ये सब पता होना चाहिए आपको। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन, ये भी सब पता होना चाहिए। 5 जो है, ये 5 सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं। बाकी जो है वो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज नहीं है। और सेंट्रल एशिया की इंडिया की पॉलिसी भी है, न्यू पॉलिसी आई है, तो काफी ज्यादा फोकस है इस पे। तो इन सब कंट्रीज में जो चेंजेस होंगे ना दोस्तों, रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में दोस्तों, ईस्टर्न यूरोप के, ठीक है, उस प्रोसेस को शॉक थेरेपी बोला गया। शॉक थेरेपी वेरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंग्स द फॉर्मर सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर। तो शॉक थेरेपी की स्पीड अलग अलग थी कि कुछ देश स्लोली अपनाएंगे, कुछ देश फास्ट अपनाएंगे, लेकिन अपनाना सबको है। क्या अपनाना है देखते हैं। ईच ऑफ दीज कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है आप में से अभी भी शायद कुछ लोगों को डाउट होगा। विच meant रूटिंग आउट completely any structures evolved during the सोवियत पीरियड। जैसे कलेक्टिव फार्मिंग हुआ करती थी, सारे फार्म्स को जोड़ के कलेक्टिव फार्मिंग किया करते थे। और क्या होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं थी, सब सरकार चलाती थी, राइट। लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता था, शेयर, सब लोगों की सैलरी ऑलमोस्ट इक्वल। ये सब चीजें बेसिक फीचर्स थे सोवियत यूनियन के टाइम के। तो इन सबको हटाओ, कैपिटलिस्ट लाओ। above all it meant that private ownership was to be dominant pattern of ownership of property। अब प्रॉपर्टी सरकार की नहीं रहेगी, प्राइवेट को मिली प्रॉपर्टी, है ना, लोगों को, कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है, अब इस पे मेहनत करो, इस पे इस खेत पे अब मेहनत करो। जैसे किसी को खेत मिल गया, मेहनत करो, ठीक है, फर्टिलाइजर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, 100 चीजें लगाओ और अपना उत्पादन बढ़ाओ। ठीक है, यही तो बेसिक फीचर होते हैं ना कैपिटलिज्म के, जो मोटिवेट करता है ना। पैसे दो, पैसे, है ना, पैसा मोटिवेट करेगा इंसान को अच्छा करने के लिए। तो ये चीज हुई, लेकिन ये चीजें आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी चीज को प्राइवेटाइज करना आसान नहीं होता। वाइस वर्सा भी टफ है और ये भी टफ है, ठीक है। Privatization of state assets and corporate ownership patterns were to be immediately brought in। तो प्राइवेटाइजेशन करो स्टेट असेट्स के, फैक्ट्रीज वगैरह जैसे, है ना। ऐसे ही कॉर्पोरेट ओनरशिप जो है पैटर्न्स, उसको उसको लाओ जल्दी से, कॉर्पोरेट को लाओ, कॉर्पोरेट सेक्टर को, ठीक है। कलेक्टिव फार्म्स जो थे, कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म आया। और दोस्तों थोड़ा सा लाना जरूरी होता ही है। लास्ट ईयर इंडिया में भी कृषि कानून आए थे जो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, अगर आप मेरे से पूछो, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। आई एम श्योर फिर से सरकार सब में ट्रस्ट करके वो वैसे कानून लाएगी, और लोग भी उसमें हैप्पी हो। लोगों को समझाना भी जरूरी है, ट्रस्ट भी होना चाहिए, और थोड़ा सा लोगों से बात करके कुछ उधर नहीं ऊपर नीचे करके कानून लाना जरूरी है। क्योंकि जब तक दोस्तों मोटिवेशन नहीं है ना, जब तक पैसा नहीं लग रहा चीजों में, मिल नहीं रहा, प्रॉफिट नहीं है, और तब तक चीजें अच्छे से नहीं चल सकती, है ना। दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो बोलते हैं या तो स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म रखो आप, या कैपिटलिज्म रखो। तो कुछ कुछ कंट्रीज ने स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म रखा, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी लाए, रशिया में जैसे हुआ, चाइना भी स्टिल फॉलो करता है ये, है ना। या कैपिटलिज्म, काफी कंट्रीज कैपिटलिज्म में आई। एक चीज आपको क्लियर हो ही गई होगी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को चलाने में यूएसए का काफी ज्यादा बड़ा हाथ है। तो वो पुश कर रहा था, इनको पुश कर रहा था कि ठीक है, पर आपको दिख रहे हैं, है ना, ये सब बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बल्गेरिया, इवन ऊपर के जो देश नहीं दिख रहे, फिनलैंड, स्वीडन, है ना, लिथुआनिया, लातविया, ये ऊपर है यहाँ पे, एस्टोनिया, जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। सब कंट्रीज पे काफी ज्यादा वेस्ट का इम्पैक्ट पड़ा, और वो यहीं पे आ गए हैं, इनके सर पे बैठे हुए। तो उसका रिजल्ट है आज ये जो वॉर हो रही है, कि यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है। सो दैट्स ऑल, सुन लो। वो आप बोलोगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जा ही क्यों रहते थे, कि पैसे की कमी थी, उनकी तरफ जाना जरूरी था, इंडिया भी गया था, ठीक है। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज कंट्रीज। इनकी फॉरेन पॉलिसीज भी आपको काफी ज्यादा चेंज दिखेंगी, है ना, और ट्रेड वगैरह में भी काफी इम्पैक्ट दिखेगा। डेवलपमेंट वाज नाउ एनविसेज्ड थ्रू मोर ट्रेड, तो मोर ट्रेड होगी। दस अ सडन एंड कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वाज कंसिडर्ड एसेंशियल। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने लगे, कि बाहर से अगर कुछ इंपोर्ट करोगे तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाओगे, ऐसे आप जो एक्सपोर्ट करोगे उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, लगेगी तो बहुत कम लगेगी। इससे दोस्तों हुआ क्या ना, कि बाहर के कंट्रीज का सामान तो इधर आ गया, इधर ज्यादा कुछ बनता ही नहीं था, तो इनका कुछ एक्सपोर्ट होता ही नहीं था। तो ये थोड़ा सा हुआ कि इंपोर्ट आपका बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हुआ। इससे आपका क्या हुआ, फाइनली बैलेंस ऑफ पेमेंट हिल गया इन कंट्रीज का, है ना। ये भी एक शॉक की तरह आया। आई होप पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं। फ्री ट्रेड regime and foreign direct investment were to be main engines of change। तो फ्री ट्रेड regime जो मैं समझा चुका हूँ, कस्टम ड्यूटी वगैरह बिल्कुल नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर की कंट्रीज भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एक शॉक की तरह है दोस्तों, कि हमारे कंट्रीज जो आजकल, जिसमें हमारे लोग भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, प्राइवेट सेक्टर के लोग, आज बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका के लोग। क्या वो हमारी कंट्रीज में कब्जा कर लेंगे का, क्या नियो कोलोनियलिज्म आ जाएगा, राइट। रशिया भी बहुत घबराया हुआ था इन चीजों से। This also involved openness to foreign investment, financial opening up of deregulation and currency convertibility। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी करेंसी से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, है ना। आपकी करेंसी से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। वैसे तो कैपिटल मार्केट कन्वर्टिबिलिटी, करंट मार्केट कन्वर्टिबिलिटी होती है, लेकिन वो थोड़े से इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसमें हम नहीं जाएंगे।
करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये है कि $1 से रुपी चेंज हो गया है ना, $1 से रुपी चेंज हो गया, ऐसे $1 से जो उनकी करेंसी है, रशिया की किसी को करेंसी पता है? वैसे कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे आपको ब्रिक्स नेशन की सबकी करेंसी पता होनी चाहिए, पूछ ली जाती है। कुछ कोई रशिया की करेंसी बताओ। तो रशिया की जो करेंसी थी उसको कन्वर्ट कर लेना, इसको बोलते हैं करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, है ना। इससे होता क्या है, आप बोलोगे ये क्या बात है यार। इससे होता क्या है ना कि आपकी करेंसी ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है। जैसे इंडिया की करेंसी अब 75 से 80 के बीच चल रही है ऊपर नीचे, क्यों? क्योंकि वो मार्केट डिटरमाइन करता है। पहले भारत की करेंसी सरकार ही डिटरमाइन करती थी, ठीक है। तो मार्केट से आपकी करेंसी डिटरमाइन होने लगी। तो अगर आपकी कंट्री स्ट्रांग है तो आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी, अगर आपका कंट्री वीक है तो करेंसी भी वीक हो जाएगी, है ना। थोड़े से इकोनॉमिक्स टॉपिक है, वो थोड़े क्लियर होने चाहिए। मैं जितना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आपको कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंट्रीज आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके में डी रेगुलेशन होगा, मतलब आप रेगुलराइज नहीं करोगे इंडस्ट्रीज को। ये नहीं करोगे कि ये इंडस्ट्री में सिर्फ हम ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री में हम, ठीक है। कुछ लिमिट करना चाहते हो कर दो नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जैसे डिफेंस सेक्टर में कोई बाहर का इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपको बाकी सेक्टर्स खोलने पड़ेंगे। डी रेगुलेशन मतलब प्राइवेट भी इन्वेस्ट, फॉरेन भी इन्वेस्टमेंट, करेंसी भी आपकी कन्वर्ट हो सकती है, और आपके शेयर मार्केट में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब शौक की तरह है, क्योंकि बाहर के लोग आपके अब इम्पैक्ट काफी ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, इसका फायदा भी है, ठीक है, काफी कंट्रीज ने फायदा भी लिया। Finally, the transition also involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc। तो ये भी कंडीशंस आई कि आपके बीच में जो एग्रीमेंट है उन सबको तोड़िए, अब आप एग्रीमेंट करोगे वेस्ट कंट्रीज के साथ। ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वाज नाउ लिंक्ड टू द वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन। तो इनकी क्लोजनेस बढ़ गई यूएसए की तरफ, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, वेस्ट यूरोप की कंट्रीज की तरफ। तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और भी जो कंट्रीज हैं इस रीजन के, काफी ज्यादा आपको दिखेगा कि यूएस में इंटरफेरेंस बढ़ेगी, है ना। और ये रशिया के लिए भी बहुत बड़ा शौक था कि हमारे आसपास यूएसए ही आ गया। दीज स्टेट्स वर दस टू बी ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। तो वेस्टर्न इकोनॉमिक जो पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे उसमें ही एब्जॉर्ब हो गए, नाटो का भी पार्ट बन गए काफी कंट्रीज। द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकेम द लीडर्स एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी ज्यादा कंट्रोल करा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने काफी ज्यादा कंट्रोल करा, अपनी तरह से चीजें चलाई। और उसका इम्पैक्ट क्या है आज? उसका इम्पैक्ट है यूक्रेन रशिया वॉर। तो रशिया पूरी तरीके से, आप उसको वो नहीं कह सकते कि हाँ रशिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हाँ, रशिया ने ये सारी पॉलिसीज थोड़ी थोड़ी फॉलो करी, सारी नहीं करी, लेकिन उसके आसपास के जो छोटे मोटे देश थे जो, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।